हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर है 4 डी के गोयल साहब की बुक है जी 10+2 की। तो हमारी सीरीज चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो हुआ, सिर्फ वो चीज़ हमें बतानी है कि इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, मतलब कैश आया है या कैश गया है, कैश या कैश इक्विवेलेंट। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। देखो, इन्वेंट्री खरीदी है नगद, तो कैश तो फिर पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो ये आउटफ्लो है, माइनस लगा दिया मैंने। क्लियर। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो नो चेंज है, ना ही इनफ्लो हुआ ना ही आउटफ्लो हुआ। माल उधार खरीद लिया ना, तो कैश तो ना ही आया ना गया। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10,000 का माल 12,000 में बेचा, तो कैश इनफ्लो हुआ है। ठीक है, प्लस हो गया कितना, 12,000। 10,000 ना लिख देना गलती से, क्योंकि 12,000 में बेचा है तो कैश पूछ रहे हैं, कैश कितना आएगा, तो 12,000 ही आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये उधार है तो नो चेंज। ठीक। परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय इशू ऑफ शेयर्स, फिक्स एसेट परचेज किए हैं शेयर इशू करके। तो जब शेयर इशू कर दिए, मतलब फिक्स एसेट तो हमने परचेज कर लिए, प्लस हो गए, और जो शेयर इशू कर दिए, अगले को शेयर दे दिए, तो शेयर कैपिटल इशू कर दी, यानी कि कैपिटल भी प्लस हो गई। एक तरफ एसेट प्लस हो गए, दूसरी साइड लाइबिलिटी साइड हमारी शेयर कैपिटल प्लस हो गई। तो कैश का कोई डिफरेंस नहीं आया, तो कैश का जो इफेक्ट है वो नो चेंज आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय सॉरी नेक्स्ट सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 15,000 एट ए लॉस ऑफ 5,000। फिक्स एसेट बेचा 10,000 वाला 5,000 नुकसान में, तो कितने में बेचा, 10,000, और 10,000 रुपये में चीज़ बेची है तो 10,000 रुपये हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियर। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, 9,000 रुपये ट्रेड रिसीवेबल से हमें मिल गए हैं, और 1,000 रुपया डिस्काउंट दिया है, तो डेफिनेटली कैश इनफ्लो है कितने का, 9,000, क्योंकि 1,000 तो डिस्काउंट है ना, मिला 9 है तो 9 लिख दिया। उसके बाद है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, तो पेमेंट की है तो आउटफ्लो, यानी कि माइनस होगा कैश हमारा। शेयर इशू फॉर कैश, नकदी के लिए शेयर इशू किए तो पैसे तो मिलेंगे ना, जो भी हमारा शेयर खरीदेंगे उनसे कंपनी पैसे लेगी, तो कंपनी के पास कैश इनफ्लो हुआ है। ठीक है, पैसा आया है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर है कंपनी खुद ही वापस खरीद लेती है, तो कंपनी खुद शेयर या वापस खरीदेगी। ठीक है, ये इक्विटी शेयर्स हैं, मान लो इक्विटी शेयर्स है मिस्टर ए के पास, तो जब मिस्टर ए ने शेयर कंपनी से खरीदे थे, तो ए ने कंपनी को पैसे दिए होंगे। ठीक है, ए ने पेमेंट दी, ठीक है, और कंपनी ने उसके बदले को शेयर डिलीवर कर दिए। अब कंपनी क्या करेगी, इससे शेयर वापस ले लेगी। ठीक है, तो शेयर वापस लेगी तो कंपनी पेमेंट भी तो देगी ना, तो बायबैक के केस में अब कंपनी पे कर रही है, कंपनी पे कर रही है तो कैश हमारा आउटफ्लो हुआ। ठीक है, माइनस हो जाएगा कैश। उसके बाद है इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, तो बोनस शेयर इशू किए हैं। अब बोनस शेयर जो इशू करते हैं ना, तो उसके लिए क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट बचा होता है फर्म के पास, उस प्रॉफिट में से ही शेयर इशू किए जाते हैं बोनस के तौर पे। अब बोनस शेयर जब इशू करते हैं तो उसके लिए हमें कोई कैश नहीं मिलता, नो कैश, यानी कि विदाउट कॉस्ट शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाते हैं, तो कैश तो हमारे पास कोई आया ही नहीं, तो इससे फ़र्क क्या होगा, नो इफेक्ट, मतलब सॉरी माइनस नहीं, नो इफेक्ट आएगा, नो चेंज। ठीक है, कैश ना ही प्लस हुआ ना ही माइनस हुआ। उसके बाद है राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रोविज़न के अगेंस्ट हमने राइट ऑफ कर दिए, यानी कि बैड डेट्स जो है राइट ऑफ किए, तो बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा, डेटर जो क्रेडिट हो जाएंगे, और नेक्स्ट एंट्री में वो बैड डेट्स कहाँ से काटने हैं, प्रोविज़न से, यानी कि प्रोविज़न डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो बैड डेट्स सिर्फ राइट ऑफ किए हैं तो उससे भी नो चेंज आएगा। ठीक है, कैश नहीं आया ना ही गया है।
डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर्स, डिविडेंड प्रपोज किया तो प्रपोज जो डिविडेंड करती हैं ना, जो इस साल प्रपोज करते हैं, पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट करनी होगी। तो इस साल तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्लियर, नो इफेक्ट। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो होता है कि इसी साल डिक्लेयर किया, खाते बनने से पहले डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। और जैसे ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो 5 दिन के अंदर अंदर विद इन 5 डेज हमें पे करना होता है। तो पे करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, माइनस होने वाला है। उसके और है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया, तो उससे क्या होगा, नो इफेक्ट आएगा। क्यों नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि कैश भी हमारा कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है और बैंक भी हमारा कैश की कैटेगरी में आता है। तो कैश से निकाल के बैंक में रख दिया, जब बैंक से निकाल के कैश में रख लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट एंट्री कैश विड्रॉ किया है, इसका भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो इफेक्ट रहेगा। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर कैश, नकदी में नकदी के बदले मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब जो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो भी कैश इक्विवेलेंट है, तो कैश दे दिया, उसके बदले में कैश इक्विवेलेंट ही खरीद ली सिक्योरिटीज़, तो उसका भी नो इफेक्ट ही आने वाला है। और लास्ट है सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट भी मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, कैश एट पार, तो इसका भी नो इफेक्ट आएगा, ठीक है। एट पार का मतलब कि जितनी फेस वैल्यू है उतने में खरीदना। एक होता है एट प्रीमियम, वो होता है कि महंगा, ठीक है, मान लो 100 रुपये का शेयर है, 110 में खरीद रही हैं तो वो 10 रुपये प्रीमियम होगा। और एक डिस्काउंट होता है, 100 रुपये का शेयर हमें 95 में मिल जाए तो वो 5 रुपये डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल जी, इसका सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, वो हमने कर ही लिया ऑलरेडी, तो अब हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। तो वही हमने दोबारा से बताना है। इशू ऑफ डिवेंचर इशू किए तो क्या होने वाला है, इशू जब डिवेंचर करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, क्योंकि जो भी डिवेंचर खरीदेंगे वो कैश देंगे ना बदले में कंपनी को, तभी कंपनी उनको डिवेंचर इशू करेगी, तो कैश इनफ्लो हुआ है। इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, अब इसमें क्या है, मशीन खरीदी है, ठीक है, और उसके बदले में जहाँ डिवेंचर हैं, डिवेंचर इशू कर दिए, तो डिवेंचर भी प्लस हो गए इशू करने से और मशीनरी भी प्लस हो गई, यानी कि एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, दूसरा एसेट इंक्रीज हो गया, तो कैश पे नो इफेक्ट आएगा इसका, नो चेंज। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर और 10,000 एट 98%, इसमें क्या है कि डिवेंचर कितने के हैं, 10,000 के, 10,000 के कितने पे खरीदे, 98%, यानी कि 9800 में। कंपनी ने खुद के डिवेंचर, ठीक है, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, खुद के डिवेंचर खरीदे हैं कितने में, 9800 में, तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो हुआ, लेकिन हुआ कितना, 9800, ठीक है, 9800 रुपये कम हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम किए, तो रिडीम किए का मतलब नकदी रिडीम किए होंगे, तो ये आउटफ्लो है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स, इसमें क्या है, जो डिवेंचर है रिडीम तो किए हैं, ठीक है, रिडीम किए यानी कि पेमेंट की है, लेकिन कैश नहीं किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, डेबिट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिवेंचर के इक्विटी शेयर बना दिए, तो यानी कि डिवेंचर तो ख़त्म हो गया और उसकी इक्विटी बन गई। इस पूरी प्रोसेस में कैश का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो नो चेंज आएगा। इंटरेस्ट पे ऑन डिवेंचर्स, तो डिवेंचर पे ब्याज दिया है तो डेफिनेटली कैश देना पड़ेगा, ठीक है, आउटफ्लो हुआ। परचेज ऑफ पेटेंट, कोई भी एसेट खरीदें, टेंजिबल इंटेंजिबल, कैश जाएगा, आउटफ्लो है। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है लेकिन एक नॉन कैश खर्चा है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो हैं बट नॉन कैश हैं, कैश ना ही आता है ना ही जाता है डेप्रिसिएशन लगाने से, ये हमें पता है, तो ये नो इफेक्ट आया। ओल्ड फर्नीचर को राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया यानी कि जो बुक्स के अंदर सपोज करो एक 5,000 रुपये का फर्नीचर लिखा हुआ था, वो पुराना फर्नीचर है,
अब उसको राइट ऑफ किया, देखो बिका तो है ही नहीं उसको, तो वो ख़त्म था और ख़त्म हमने बुक्स में कर दिया, तो यानी कि उसकी एंट्री जो है वो फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया सीधा ही, और राइट ऑफ किया होगा मान लो सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया। अब इस पूरी एंट्री में कहीं कैश का तो नाम निशान ही नहीं है, तो इसका भी क्या है, नो इफेक्ट आएगा। ठीक, 10th एंट्री है आगे, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का किराया अब दिया है। अब देखो हम पहले ही बात कर चुके हैं, कैश फ्लो में हमने ये नहीं देखना कि वो अगले साल का है, पिछले साल का है, किस साल का है, हमने सिर्फ ये देखना है कैश बेसिस पे होता है कि कैश कब दिया। अब कैश की पेमेंट अब कर रहे हैं तो अब आउटफ्लो दिखा दो बस। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, प्रॉफिट से एक मिनट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से काटते हैं, यानी कि एक तरह से राइट ऑफ किए हैं। तो ये तो जब हमने खर्चा किया होगा पेमेंट तो तब चलेगी, अब तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको चलो थोड़ा समझ लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। एक मिनट में रफ कर लूँ। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस केस में ये कॉन्सेप्ट राइज होता है कि जो हमारा खर्चा है ना वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन होते हैं? जिसका फ़ायदा जिन खर्चों का सिर्फ उसी साल में मिलता है। लेकिन ये ऐसा नेचर होती है इसकी कि रेवेन्यू होने के बावजूद, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होने के बावजूद इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। सपोज़ करो हमने 1 लाख रुपया एडवर्टीज़मेंट पे खर्च कर दिया। अब थोड़ा मोटा खर्च होता, 10,000 रुपये होता, 5,000 रुपये होता, तो हम उसको सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के प्रॉफिट एंड लॉस से इकट्ठे ही 10,000 रुपये वो राइट ऑफ कर देते हैं। अब ये 1 लाख रुपये और इसको हमें लगता है कि इसकी जो बेनिफिट है वो हमें अगले 5 सालों में मिलने वाला है। तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना अकाउंटेंसी का, वो कहता है कि जितने साल आपको बेनिफिट मिलेगा आपने एक्सपेंसेस भी उतने साल में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यानी कि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उससे क्या होगा, इसको हम डेफर्ड कर देंगे, यानी कि स्थगित कर देंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इस 1 लाख में से पहले साल हमने 20,000 माइनस किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पूरे का पूरा 1 लाख नहीं दिखाया, और बाकी जो 80,000 बचा वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि वो आने वाले समय में हमें बेनिफिट देने वाला है। फिर दूसरे साल फिर 20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ कर देंगे, बाकी 60,000 दिखा देंगे बैलेंस शीट में। तीसरे साल फिर 20,000 रुपये राइट ऑफ करेंगे, फिर वो 40 बचेगा। इस तरह से 5 साल में बैलेंस शीट में वो 0 हो जाएगा, और जहाँ टोटल 1 लाख रुपया हम राइट ऑफ कर देंगे। अब ये वाला जो राइट ऑफ देखो, इसका जब खर्चा हुआ 1 लाख रुपये वो शुरू में कर दिया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम कैश बेसिस देख रहे हैं, तो अब क्या ये दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल खर्चा हो रहा है? खर्चा नहीं हो रहा, राइट ऑफ कर रहे हैं। पेमेंट तो पहले साल ही चली गई हमारी, तो इस साल क्या कोई फ़र्क पड़ा? इस साल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये क्या आएगा, नो चेंज। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। देखो, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, क्लियर, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो कौन सा होता है कि अभी हमने खाते नहीं बनाए, लेकिन कंपनी ने पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि हम इतने डिविडेंड देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि प्रॉफिट हमें होने वाला है, तो इतना डिविडेंड बांट ही देंगे, और ये 5 दिन के अंदर अंदर कंपनी इस डिविडेंड को दे भी देती है। ठीक, दूसरा होता है प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। डायरेक्टर प्रपोज करने के बाद फिर जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद ये इसकी पेमेंट होगी। तो जब ये फाइनल अप्रूवल मिल जाती है तो ये डिविडेंड फाइनल हो जाता है, फिर इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइनल डिविडेंड है ये पिछले साल में प्रपोज हो चुका है, और अब हमने इसको अप्रूवल देके फाइनल इसकी पेमेंट करनी है। तो अब पेमेंट इसकी होने वाली है, तो इससे क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा।
ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो जाना कि ये फाइनल डिविडेंड कहाँ से आ गया। प्रपोज डिविडेंड को फाइनलाइज कर दिया हमने, ठीक है, तो ये अप्रूवल मिल गई है हमें। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का ये डिविडेंड था, इस साल अप्रूवल मिली है, क्योंकि जो डिविडेंड अप्रूव होता है वो होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन करते हैं? शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर की जब मीटिंग होती है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सारे फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब सारे फाइनल अकाउंट बनेंगे तो इसका मतलब बनने के बाद अगले साल ही मीटिंग होगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो साल के लास्ट में बनते हैं ना, उससे पहले नहीं बन सकते। साल के लास्ट में फाइनल अकाउंट बनते हैं, फिर मीटिंग होती है, फिर अप्रूवल मिलती है। तो ये मतलब प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला अगले साल जाके फाइनल बन जाता है। या फाइनल डिविडेंड शब्द लिखा हुआ है, तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने के कारण मतलब जो पिछले साल का प्रपोज अब डिक्लेयर हो चुका है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, जी आउटफ्लो मानना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड सिंपल लिख दिया कि डिविडेंड की पेमेंट की है, तो पेमेंट का तो नाम ही आ गया कि पेमेंट की है, तो मतलब की है, ठीक है, तो सिंपली आउटफ्लो हो गया जी। उसके बाद है नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो, तो ये हम पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से कर चुके हैं, पूरी डिटेल में कर चुके हैं। तो अब हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे। डिटेल में आपने चेक करना है तो वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज जो है, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हमें कहता है कि इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो हमने नहीं सीखना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे ये भी अच्छा मेथड है, इन फ्यूचर बीकॉम वगैरह में आपको सिलेबस में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल 10+2 में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही हमें यूज़ करना है। हमने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो इसका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं जी। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, ठीक। तो जो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लिखा होता है तो वो तो आफ्टर टैक्स ही होता है, और इसमें सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है नहीं, सरप्लस नहीं बोल सकता मैं, मतलब सारे रिजर्व्स जो हैं, रिजर्व भी इसमें माइनस होते हैं। बाकी कोई एडजस्टमेंट है, एप्रोप्रिएशन है, वो भी माइनस होती है। तो अब हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब हम बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो चीज़ें माइनस की हुई हैं उसको वापस ऐड कर देंगे, रिजर्व वगैरह को, क्लियर। तो वो क्या आ जाएगा, और टैक्स भी ऐड कर देंगे डेफिनेटली, ठीक। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसकी डिटेल हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, अब हम रिपीट करते हैं इसको। देखो, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट डिफरेंस किसको बता रहे हैं, ये प्रॉफिट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता है ना बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल सपोज करो शुरू में ये 1 लाख था और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1.5 लाख हो गया, तो इसका मतलब 50,000 रुपया ये प्लस हुआ है ना, 50,000। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट तो है, वो वाला प्रॉफिट हम यहाँ उठा के लिखेंगे, ठीक है। ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस ये बता रहे हैं, यानी कि ये प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर मैं इसको बोल सकता हूँ, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, क्लियर। उसके बाद जो जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में की जाती हैं, जैसे डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड हमने पे किया तो इस साल ही डिक्लेयर किया होगा, तो इसका मतलब वो माइनस कर दिया। अब हमने जहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं उसका कारण ये है कि ये जो इंटरम डिविडेंड है ना, डिविडेंड एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, डिविडेंड की पेमेंट, तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करेंगे, जहाँ पर वापस प्लस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड जो है पिछले साल की पेमेंट की, तो ये भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जहाँ हम वापस ऐड कर देंगे। रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र किया तो ये तो पेमेंट ही नहीं हो जाती, ये तो जस्ट हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं रिजर्व्स में, तो इसलिए हम इसको वापस ऐड करते हैं। इसी तरह से प्रोविज़न फॉर टैक्स है करंट ईयर का,
तो ये प्रोविज़न है, पेमेंट नहीं है, जस्ट हमने पैसा निकाल के बाहर रखा है, पेमेंट करी नहीं, तो इसलिए हमने वापस ऐड किया। अच्छा, जो पेमेंट करेंगे टैक्स की, पिछले साल वाली पेमेंट अब करेंगे, पिछले साल के प्रोविज़न की इस साल पेमेंट करेंगे, क्योंकि प्रोविज़न एक साल एडवांस में बना लेते हैं। तो वो जो पेमेंट होगी वो हम लेस करेंगे बाद में, लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 4th स्टेप आएगा टैक्स माइनस करने का, उसको याद रखना, जहाँ पर प्रोविज़न को ऐड कर रहे हैं और लास्ट स्टेप में टैक्स को हम माइनस करेंगे। तो ये तो ऐड की आइटम होगी, इसके अलावा माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर टैक्स को गवर्नमेंट ने रिफंड किया है, हमें उल्टा टैक्स हमने पहले वापस भर दिया था, तो टैक्स हमारे खाते में सरकार ने जमा करवा दिया, वो रिफंड हो गया, तो वो जो इस साल की हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर जुड़ी होगी। ये जो 1.5 लाख है ना, इसके अंदर, इस 50,000 के अंदर ये आइटम जुड़ी हुई है इनकम के तौर पे, तो इनकम के तौर पे जुड़ी हुई है, तो हमने माइनस करके उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट में बचेगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। और ये हर हाल में नोट्स के फॉर्म में बनाया जाएगा, इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं बना सकते, कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे इसको दिखाया जाएगा नोट्स की फॉर्म में। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में, फिर भी हम इसको एक ब्रीफली दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में वो बता रहा है, जो कि बैलेंस शीट के बाद में जो इवेंट अक्कर हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज है, गाइडलाइन देता है कि हमने क्या करना है। ये कहता है कि जो प्रपोज डिविडेंड है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स पे हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर पे हो, उसको हम शुड नॉट बी शोन एज शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के तौर पे नहीं दिखाना। फिर कहाँ दिखाएंगे, शुड बी डिस्क्लोज टू नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कि बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में उसको लिख देना है एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो डिविडेंड प्रपोज किया वो तो फाइनल तो करना है शेयर होल्डर्स ने, कब करना है, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। अब वो चाहें तो उसको फाइनल कर दें, चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी वही होती है ना जिसका अभी पता नहीं हमें कि पता नहीं फाइनल में पेमेंट करनी है या नहीं। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है उसने कहा कि जो प्रपोज डिविडेंड है ना, उसको आप कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाओ। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी जब दिखा दी तो प्रपोज डिविडेंड, अब इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो है प्रीवियस ईयर का, एक है करंट ईयर का। अब ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल फाइनल डिविडेंड बनेगा जब शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड अब फाइनल डिविडेंड बन गया, तो उसकी पेमेंट करेंगे इस साल, ठीक है, करंट ईयर में, एजीएम के अंदर अप्रूवल के बाद। अब करंट ईयर में पे किया है उसको, तो हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया हमने ऑलरेडी पहले ही, जो हमने नीचे नोट्स दिखाए ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले, उसमें हम पीछे ऐड करके आए हैं इसको। दूसरा प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का है, तो इसकी अगले साल पेमेंट होगी ना, और इस साल इसको हम दिखा कहाँ रहे हैं, सिर्फ कंटीजेंट लाइबिलिटी में। और कंटीजेंट लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट के टोटल के अंदर इंक्लूड ही नहीं होती, तो इसलिए इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। करंट ईयर का जो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर में पेमेंट होती है, उसका डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है, उसका इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, रीजंस बताए गए हैं एडिशन और डिडक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स के। कुछ आइटम क्यों प्लस माइनस की गई, ये रीज़न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर,
इसी साल बनाया, इसी साल पेमेंट कर दी, लेकिन ये क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर ये क्या है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व एंड अदर रिजर्व इज added back to net profit because it is an appropriation of profit and does not result in cash outflow। तो ये तो सिर्फ बंटवारा हो रहा है प्रॉफिट का कि हमने निकाल के रिजर्व में रख दिया, पेमेंट थोड़ी की है। तो जब कैश गया ही नहीं तो फिर हम माइनस क्यों करें, इसलिए हम इसको वापस दोबारा ऐड करते हैं। प्रोविज़न है टैक्स के लिए करंट ईयर में, तो जो करंट ईयर का प्रोविज़न बनता है वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट करनी है, इसका मतलब इस साल तो पेमेंट हुई नहीं, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर देते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स, इट मस्ट हैव बीन क्रेडिट टू करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ नॉट करंट ईयर इनकम। देखो ये जो इनकम इस साल की नहीं है, तो इट मस्ट हैव बीन क्रेडिट टू करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसीलिए एक साल के ना होने के कारण हम इसको माइनस कर रहे हैं वापस। ठीक है, तो ये जो इनकम है पिछले सालों की इनकम होती है, अब हमें वापस मिल रही है, तो ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है और हम इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स काउंट करते हुए, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो इस साल वाला अकाउंट करेंगे ना, तो इसलिए हम उसको एक बार वापस इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इनकम इस साल की है नहीं, माइनस करके बाहर निकाल दिया उसको। ठीक है, और उसकी एडजस्टमेंट हम हालांकि इनफ्लो के तौर पे दिखाएंगे, वो आगे हम देख लेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो 4 नंबर स्टेप आएगा ना, जो नेट पेमेंट होगी उसके अंदर ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल ये है कि नेट प्रॉफिट ये इस साल का नहीं है, इसलिए नेट प्रॉफिट से इसको बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया। ठीक, उसके बाद है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग है, दोनों में कोई भी हो, ठीक है, चाहे तो नॉन कैश हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग है, दोनों में एक कंडीशन अगर पूरी होगी तो उसको एडजस्ट करना है। कैसे करना है, कुछ आइटम्स तो होंगी जो प्रॉफिट के अंदर हम वापस ऐड करेंगे। कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, सीधी सी बात है कि जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे प्रॉफिट में से, लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए इसको हम इसका असर ख़त्म करने के लिए जो पहले चीज़ें माइनस की हुई थी इसको वापस हम ऐड कर देंगे। क्लियर, एक्सपेंसेस ऐड होंगे, और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर इनकम है, कोई इनकम मतलब जुड़ी होगी ना प्रॉफिट में, लेकिन अगर वो इनकम नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग है तो उस इनकम को बाहर कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो जुड़ेंगे क्या, एक्सपेंसेस माइनस क्या होगी, इनकम, कौन सी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं कौन कौन सी आइटम जुड़ेंगी। पहला देखो, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, बट नॉन कैश है, कैश तो गया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वापस ऐड कर दिया। अमॉर्टाइजेशन, अमॉर्टाइजेशन क्या होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट के ऊपर होता है। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट के ऊपर, घिसावट। अमॉर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। सपोज करो पेटेंट हमने 20 साल तक लिया, तो 20 साल लाइफ है ना, तो 20 साल में ख़त्म तो करना ही है। तो जैसे डेप्रिसिएशन में हम डिवाइड करके 10 से 20 से उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं धीरे धीरे एसेट को, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट को भी ख़त्म करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अमॉर्टाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अमॉर्टाइजेशन में क्या है, गुडविल राइट ऑफ की, वो भी ऐड कर दी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ की है, वो भी ऐड कर दिए। डिस्काउंट है, डिवेंचर पर इशू करने पर, अगर मतलब डिस्काउंट का मतलब है कि सपोज करो 100 रुपये का डिवेंचर है और हमने 90 में इशू किया, तो 10 रुपये का डिस्काउंट होगी ना,
तो ये जो डिस्काउंट है ये एक तरह का लॉस है कंपनी के लिए, तो कंपनी इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करती है बाद में। तो उस राइट ऑफ को अगर किया हुआ है तो उसको भी हम वापस ऐड करेंगे, क्योंकि ये कैश 10 रुपये देखो कम मिला है लेकिन गया नहीं, कैश कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। और कब वो भी इस साल नहीं मिला कम, उस साल मिला जब इसको इशू किया होगा, ठीक है। तो पिछले सालों में इशू हो सकता है, 100 की जगह 90 आए, देखो इनफ्लो हो रहा है, 100 की जगह 90 हो रहा है बेशक, लेकिन हो तो प्लस ही रहा है ना कैश। वो अलग है कि 10 रुपये घाटा लग गया, उस चीज़ को राइट ऑफ किया, लेकिन वो कैश नहीं गया। हम जहाँ पर कैश की बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहे। उसके बाद है ट्रेडमार्क्स या पेटेंट, उसको राइट ऑफ किया, वो भी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, क्लियर। उसके बाद बैड डेट्स राइट ऑफ। अब बैड डेट्स का भी वही केस है, सपोज करो किसी से हमने 10,000 रुपया लेना था, वो 5,000 हमारे डूब गए, 5 डूब गए तो 5 तो मिलेंगे ना, तो 5 जो डूब गए वो कैश गया नहीं है, कोई 10 आना था, 10 के बजाय 5 आया है, क्लियर। तो 5,000 जो बैड डेट्स है वो भी हमारा कैश नहीं गया, ना जाने के कारण हम उसको मतलब ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमने वो 5,000 माइनस किया होगा ना बैड डेट्स, क्योंकि खर्चा है, खर्चा माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो, कहाँ से, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है हमारा पहला पॉइंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम किसके बेस पे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे, क्योंकि हमने निकाला ना पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। तो उसमें ये 5,000 रुपया माइनस किया हुआ है बैड डेट्स वाला, लेकिन है ये नॉन कैश आइटम, तो अब हम वापस ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं। बात क्लियर होगी। उसके बाद है सेल ऑफ फिक्स एसेट पे अगर कोई लॉस हुआ, ठीक है, वही सेम लॉजिक कि सपोज करो 10,000 रुपये की हमारा एसेट था, वो हमने 8,000 में बेचा, तो 2,000 रुपये का लॉस दिखाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लेकिन वो असल में कैश तो गया ही नहीं ना, लॉस तो हो गया डेफिनेटली, लेकिन हम प्रॉफिट कैश की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसका असर ख़त्म करने के लिए ये 2,000 रुपये भी हम वापस ऐड कर देंगे, क्लियर। उसके बाद है इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे। अब बोरोइंग का जो इंटरेस्ट है ना वो इसको भी ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो ब्याज देते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है, ठीक है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग से निकाल के फाइनेंसिंग में लिखेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे, जहाँ ऐड कर देंगे। फिर है क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न, कोई और प्रोविज़न बना लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे डाउटफुल डेट्स के लिए बना लिया, डिस्काउंट के लिए बना दिया, और किसी एक्सपेंसेस के लिए बना लिया है। ये तो सिर्फ प्रोविज़न है ना, कैश तो नहीं गया, तो प्रोविज़न को वापस ऐड करते हैं। उसके बाद आइटम्स आ गई जो माइनस कर रहे हैं नेट प्रॉफिट से, डिडक्ट होने वाली। तो वो कौन सी, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जो चीज़ें इनकम हैं, इनकम के अंदर जुड़ी हुई हैं, उसको माइनस करेंगे। कौन कौन सी को, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। पहला है फिक्स एसेट पे अगर सेल करने पे प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट जो है वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्लियर। तो ऑपरेटिंग में इस चीज़ को असर ख़त्म करने के लिए हम माइनस कर देंगे, और इनफ्लो कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा रिसिप्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें मिलती है, तो इसीलिए जहाँ हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को वापस माइनस करने वाले हैं इनकम से, और इसको एज इनकम कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तीसरा रेंट रिसीव हुआ, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इसको भी हम जहाँ माइनस करने वाले हैं ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग में इसको दिखा देंगे। रीट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस प्रोविज़न, फालतू का प्रोविज़न बन गया, देखो प्रोविज़न बना ऊपर
ऐड किया हमने, ये जो ऐड किए थे, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और बाकी सारी चीज़ें। अब फालतू का प्रोविज़न था वापस ऐड हुआ, तो जहाँ पर हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर? In addition to the above, increase or decrease in current assets, current liabilities also influence the flow of cash from operating activity. तो जो करंट एसेट कम ज़्यादा हुए उसका भी असर पड़ता है कैश फ्लो पे, वो तीसरे स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं। देखो 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप कौन सा था? प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरा स्टेप कौन सा था? उसके अंदर नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स प्लस या माइनस करना। और तीसरा स्टेप कौन सा है? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल की आइटम्स हैं उसकी एडजस्टमेंट करना। ये हम पहले ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ये जो सारी थ्योरीज है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पहले पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। अगर करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो प्लस होंगे। क्यों होंगे? करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है? एसेट बेचा होगा ना। सपोज करो हमारे पास स्टॉक है, ठीक, स्टॉक 50,000 का था, अगर वो 20,000 का रह गया तो इसका मतलब 30,000 रुपये कहाँ गया? 30,000 रुपये सेल ही तो किया होगा। तो सेल किया होगा तो वो हमारा कैश आ गया तो फिर वो प्लस हो गया अपने आप ही। क्लियर? इसी तरह करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो मतलब उधार ले लिया, किसी से उधार ले लिया तो कैश आया है। इसके बिल्कुल उल्ट, अगर करंट एसेट कम हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, तो इसका मतलब खरीदा होगा तो कैश गया तो उसको माइनस कर देंगे। और अगर करंट लाइबिलिटी अगर वो कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज कब होती है? जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट की होगी तो डेफिनेटली कैश हमारा माइनस हो गया। तो ये पहले मैं डिटेल में कर चुका हूँ दूसरी वीडियोस में, तो इसीलिए इसको मैं शॉर्टकट में करवाया। अगर कोई डाउट है तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं हम। It should be remembered that the balance of cash and cash equivalent or change in cash and cash equivalent from one period to another are not considered while evaluating cash flow from operating activity. तो क्या करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जहाँ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वो तो हम लास्ट में लिखते हैं। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश निकालेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी का निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो करंट ईयर का पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ। फिर उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस कैश इक्विवेलेंट का जोड़ेंगे और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाएगा। तो जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसको प्लस माइनस कुछ नहीं करते। अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, ये है डिडक्टिंग इनकम टैक्स पेड। देखो जो इनकम टैक्स हमने पहले ऐड किया हुआ था, पिछले पेज पे मैं चलता हूँ आपको लेकर, एक मिनट, वेट कीजिए प्लीज़। हाँ, ये रहा, जहाँ प्रोविज़न फॉर टैक्स, देखिए यहाँ हमने टैक्स को ऐड किया था क्योंकि वो प्रोविज़न था, सिर्फ इस साल बनाया, पेमेंट अगले साल की होगी, तो पिछले साल की प्रोविज़न की पेमेंट इस साल की होगी। तो जो भी पेमेंट की है ना, उसकी पेमेंट को एज पेमेंट हम स्टेप नंबर 4 में दिखाएंगे जहाँ पर। तो ये कंफ्यूज ना हो जाना कि पेमेंट तो की है, वहाँ हमने ऐड कर दिया, माइनस कहाँ करेंगे? माइनस इस स्टेप नंबर 4 में करेंगे। क्लियर? इसको मैं आपको इस परफॉर्मे में भी दिखा देता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो हमने परफॉर्मा किया था। तो हम जो नोट्स आता है इसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, इसमें तो हम ऐड कर देते हैं टैक्स को, प्रोविज़न फॉर टैक्स को ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल में जो बनाया, और जो पेमेंट की उसको हम माइनस करेंगे कहाँ पर? जो हमारी ए एक्टिविटी आती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से माइनस करेंगे बिल्कुल लास्ट में। यानी कि पहले तो हम ऐड करते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स हैं,
खर्चों को ऐड कर दिया, इनकम को माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, वो कहाँ निकाला जाएगा, लास्ट में। ठीक है, नोट के फॉर्म में निकालना है, जो नोट नंबर 1 लिख के, इसको अंदर नहीं कैलकुलेट करना। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। इस 1 नंबर स्टेप में करंट ईयर का प्रोविज़न हमने ऐड किया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, इनकम को माइनस कर देंगे। तीसरा स्टेप कौन सा होगा, जो अभी हम पढ़ के आए वर्किंग कैपिटल का, यानी कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, उसको प्लस माइनस करेंगे। तो ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप के आंसर है इनकम टैक्स पेड का, जहाँ पर हम इसकी पेमेंट करेंगे, जो कि फर्स्ट पॉइंट में हमने, जहाँ फर्स्ट पॉइंट ये जो है पूरे का पूरा फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ तो हमने वापस से ऐड किया था करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स, और 4 नंबर में जो करंट ईयर की पेमेंट है, यानी कि जो पिछले साल का प्रोविज़न बनाया होगा, मोस्टली वो पेमेंट होती है, वो चेंज भी हो सकता है, वो आगे हम डिटेल अलग से करने वाले हैं। तो इस साल जो पेमेंट की टैक्स की, उस टैक्स को हम यहाँ लेस करेंगे, और वो आफ्टर एडजस्टमेंट होगा रिफंड की। ठीक है, अगर कोई रिफंड मिला है ना, तो उसको जहाँ पर एडजस्टमेंट के बाद वो माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि पेमेंट में से वो सपोज करो पेमेंट हमने की है 20,000 की, 5,000 का हमें रिफंड मिल गया, तो नेट कितना, 15,000 की पेमेंट हुई ना, तो वो 15,000 माइनस कर देंगे। ये जो रिफंड वाली आइटम है, ये भी हमने कहाँ करी थी, ये रिफंड हमने जहाँ पर लेस किया हुआ था। क्लियर, तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई, और इसके बाद जो निकलेगा वो बचेगा क्या, वो बचेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा पहला स्टेप, जो मेजर एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी, वो हमारी पूरी हो गई है। उसके बाद बची हैं सिर्फ 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अगले क्वेश्चंस में पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी अच्छी तरह से, जो आज हमने थ्योरी पढ़ी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ये तो सिर्फ थ्योरी थी, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, वो करने के बाद उसके बाद बी पॉइंट आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, सी आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, और ये बारी बारी से हम करने वाले हैं। क्लियर, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।